एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का गुब्बारा फुलाते हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए सुसाइड करना पड़ रहा है, उनको पेपर लीक हो जा रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। तो वो तो कह रहे हैं कि आप पीएचडी वगैरह छोड़ दीजिए, जाइए नोएडा में 8,000 10,000 पे मजदूर बनिए, और उनके लिए तो कोई एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती थी, हमारे यहाँ विमान उड़ता था। हम जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लिखते पढ़ते हैं वो समाज को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं और समाज को एक गाइडेंस भी वहाँ से मिलता है, और उसी के आधार पे फिर समाज आगे बढ़ता है। सरकारें पॉलिसीज अपना फ्रेम करती हैं, एक बेहतर रास्ता तैयार होता है जहाँ पे बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। वेट 4.5 किलो कम हो गया है, शुगर लेवल बहुत डाउन है, कीटोन लेवल बढ़ गया है, वीकनेसेस लग रही हैं, लगातार हैवीनेस बना हुआ है। इन सब के बावजूद कमिटमेंट हाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और मैं अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ और हम चलते हैं मनीष जी से हम बात करेंगे। हेलो, नमस्कार। हेलो, कैसे आप? ठीक है। तबीयत सही है आपकी? हाँ, धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ है, हाँ, रिकवरी हो रही है अभी। अच्छा, आपको हंगर स्ट्राइक के कितने दिन हो गए? मैं जंतर मंतर पे 23 दिन की हंगर स्ट्राइक हमने की थी, और 20 जुलाई को जिस दिन पार्लियामेंट मार्च था उस दिन हम लोगों ने ब्रेक की थी हंगर स्ट्राइक। ये फैसला क्यों लिया था आपने? ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि जो शिक्षा की जो स्थिति थी हमारे यहाँ, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली, मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं सब चीज़ों से आप लोग सब काफ़ी परेशान थे। हाँ, नहीं, परेशान तो थे ही, सब लोग इससे परेशान थे, और इसके खिलाफ संघर्ष या इसके खिलाफ लड़ाई के लिए हमको जो भी तरीके अपनाने थे उन सब तरीकों को हमने अपनाया था। हम लोगों ने लोगों से बातचीत की थी, डायलॉग इस्टेब्लिश किया था, मेमोरेंडम्स दिए थे, हमने बहुत से प्रोटेस्ट किए थे इस सवाल को लेकर के, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। तो इसलिए एक हंगर स्ट्राइक का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है उसको भी हम लोगों ने फिर उसको प्रयोग करने का सोचा। जब सोनम वांगचुक जी बैठने के लिए ऐलान किए तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर शिक्षा के सवाल को लेकर के वो बैठ सकते हैं तो हम लोगों को तो और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बैठना चाहिए। फिर हम लोग बैठे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ था तो आप कब गए थे वहाँ पे? डेट याद है आपको? मैं आइसा की पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, और अलग अलग आंदोलनों में हम लोग रहे हैं। सीजेपी का इमरजेंस, या यूँ कहें कि कॉकरोच, जब सीजीआई के द्वारा बोला गया था यूथ को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, तो उसके पहले से भी हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे। इसी शहर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, तो उन सारे आंदोलनों में भी शामिल थे। इलाहाबाद में हुआ, फिर लखनऊ में जब सीजेपी की तरफ से कॉल दी गई तो हम लोग जन आंदोलनों में उनके साथ भी खड़े हुए, समर्थन में आए। तो आप देखेंगे इलाहाबाद में, लखनऊ में, फिर दिल्ली में, फिर जयपुर, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। मैं उन सब में हिस्सा था। फिर जब 20 तारीख से वहाँ शुरू हुआ सिट-इन धरना, तो उसमें भी मैं शामिल रहा। अच्छा, जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा था, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रेड कॉमरेड जो है ये क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मुझे बताएंगे ज़रा विस्तार से। एक्चुअली वो हमारा एक तरह का अभिवादन का तरीका है, रेड सल्यूट, लाल सलाम। कॉमरेड एक टर्म है जो हम अपने संबोधन के लिए यूज करते हैं किसी के भी प्रति। कॉमरेड का मतलब होता है दोस्त, साथी, और ख़ास करके इस टर्म का प्रयोग एक चिली लैंग्वेज में इसका टर्म का प्रयोग हुआ था। चे गुवेरा इसको प्रयोग करते थे, और उसकी डेफिनेशन देते हैं, द पीपल हु फील इंडिग्नेशन एट एवरी इनजस्टिस इज अ कॉमरेड ऑफ माइन। यानी जो दूसरों की समस्याओं को से दुखी होते हैं और उसके समाधान के लिए कोशिश करते हैं, तो वो सचेत रूप से हमारे कॉमरेड होते हैं। तो एक दोस्ताना शब्द है जो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा हुआ जिम्मेदारी के साथ कि समाज में जो बदहाली है, जो दुर्व्यवस्था है, वो उसके खिलाफ लड़ाई की एक पहचान, एक संघर्ष की जो पूरी दास्तान लिए हुए। तो हम लोग अपने साथ के या अपने जो भी लोग हैं इन सारी चीज़ों पर वैचारिकी रखते हैं, समझ रखते हैं, पहलकदमी लेते हैं, तो उनको कॉमरेड शब्द से प्रयोग करते हैं। और लाल सलाम का जो नारा है वो इस देश के जो वर्किंग क्लास है वो उनका नारा रहा है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शिकागो में जब एक बार प्रोटेस्ट हो रहा था, वर्कर्स अपने समय के लिए, निश्चित समय के काम के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के, काम की समय को
निश्चित करने की मांग को लेकर के एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल मार्च था। वाइट कलर का उनका फ्लैग हुआ करता था। तो उस प्रोटेस्ट में बहुत ब्रुटैलिटी हुई पुलिस की तरफ से। शिकागो की जो पुलिस थी, तो उस पुलिस ने वहाँ पे गोलियां चलाई। कई लोग जख्मी हो गए। जो उनके सफ़ेद रंग के झंडे थे, कपड़े थे, जो एक पीस का, शांति का संदेश दे रहे थे, वो पूरी तरीके से उनके खून से लथपथ होकर के लाल हो गया। तो पूरी दुनिया में वहीं से एक वर्कर्स यूनिटी का नारा लाल सलाम, रेड सल्यूट के रूप में पैदा हुआ। और वहीं से फिर ये एक पूरी दुनिया के जो मेहनत कश लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, जिनको हमारे एम्प्लॉय भी कहा जाता है, तो उनके राइट्स की बात, उनके हक और अधिकार की बात जहाँ जहाँ भी आती है, वहाँ पे लाल सलाम का नारा अपने आप बुलंद हो जाता है। ये किसी पर्टिकुलर सेक्ट से, किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी लैंग्वेज से, किसी क्रीड से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक कॉमन आइडेंटिटी है कि जो लोग भी अपने लेबर को कंट्रीब्यूट करते हैं समाज को बनाने में, जिस भी फॉर्म में, जिस भी तरह से, उनके जहाँ जहाँ भी राइट्स की बात होती है, वहाँ लाल सलाम का नारा बहुत मजबूती के साथ वहाँ बुलंद होता है, लोग लगाते हैं। चाहे उनका धर्म जो हो, लिंग जो हो, चाहे जिस भी क्षेत्र से आते हों, जिस भी भाषा की बोलने वाले लोग हों, पूरी दुनिया का एक वैश्विक वर्कर्स यूनिटी का नारा लाल सलाम है। और उसी तरीके से इसी ग्लोबल यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का नारा है, का अभिवादन है, वो कॉमरेड शब्द है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल जो है AISA, जो ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? और क्या आप उसमें कोई अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं? हाँ, AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। और ये इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये यहीं फॉर्म हुआ था। तमाम 90s के दशक में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर के आ रही थी और कह रही थी कि अब हम पढ़ाई लिखाई, हेल्थ केयर और जो वेलफेयर की पॉलिसीज़ हैं, अब वो सरकार उससे पीछे हटेगी, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें आने का मौका देगी। उसी दौर में 90s के दौर में देखिए कि कमंडल की राजनीति के नाम पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स का एजेंडा शुरू किया गया इस देश में। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से लेकर के पूरे देश भर में दंगे फसाद करवाने की जो राजनीति शुरू हुई, तो 90s के उस दौर में आइसा का गठन होता है। और इसी तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आई, जिसमें जो वेलफेयर की पॉलिसीज़ थी उनसे सरकार पीछे हट रही थी, उसके खिलाफ, और एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक समाज में माहौल हो, उस माहौल को बनाए रखने के लिए शिक्षा में एक रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए तमाम जो प्रगतिशील स्टूडेंट मूवमेंट थे और ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो सब एक बैनर पे आए, एक बैनर के नीचे, उसी का नाम पड़ा आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और उसके बाद से यहाँ भी छात्र संघ अध्यक्ष हुए, उसके अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट यूनियन में आइसा जीतती रही। और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा को बचाने के लिए, रोज़गार को बचाने के लिए, और ख़ास करके लोकतंत्र, जहाँ पे असहमति की आवाज़ों के लिए जगह हो, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे आप जिस भी आइडेंटिटी के साथ आते हों, आपके जीवन की सिक्योरिटी और डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके, उन तमाम स्ट्रगल का ऐसा हिस्सा रहा है और संघर्ष करते रहा है। और आज भी आप देखिए कि चाहे NEP जैसी पॉलिसी हो जो शिक्षा का निजीकरण कर रही है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, उस सवाल पर मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो CJP का उसमें प्रोटेस्ट हुआ, हम सब लोग उसमें साथ थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, हमारी जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि बहुत से हमारे साथियों को इलाहाबाद में ही आज करीब 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस प्रोटेस्ट में शामिल होने पर। बिहार में आइसा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, दीपंकर हो गए, धनंजय हो गए, सभा हो गई, इन सब साथियों की गिरफ्तारी हुई है। तो देश भर में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जबकि जब प्रोटेस्ट समाप्त हो रहा था तो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि हम इस प्रदर्शन में शामिल लोगों के ऊपर किसी प्रकार की गिरफ्तारी या मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। तो उस आश्वासन से उल्टे जाकर के सरकार दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। तो ये जो लोकतांत्रिक समाज में जो नहीं होना चाहिए, जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए थे, ज्ञापन देकर के आए थे, दर्जनों की संख्या में लोग थे हम लोग, और डिमांड हम लोगों ने उठाई है कि तत्काल उनको रिहा किया जाए बिना शर्त के। तो ये संघर्ष आइसा का
शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक बेहतर समाज बनाए रखने के लिए। भगत सिंह की जो विचारधारा थी कि जहाँ इंसान के द्वारा इंसान का शोषण न हो, उस आइडिया को मुकम्मल करने के लिए बाबा साहब की जो विचारधारा है, शिक्षित, संगठित और संघर्ष की, ताकि एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सके, ताकि एक प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच समझ से लैस एक समाज का निर्माण किया जा सके। आइसा उसके लिए काम करता है। मैं आइसा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अब मेरा जो अगला सवाल है, उस 20 तारीख को जो घटना हुई उसके बारे में लेकर के, जैसा कि मैंने आपको कांटेक्ट किया था तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और सुबह से लेके अब तक जो शाम को घटना हुई, स्पेशली जब मैं शाम को आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद का क्या हुआ और उससे पहले का क्या, और अभिजीत दीपके जी कहाँ थे? देखिए, 20 तारीख को सब लोग मार्च कर रहे थे और हम लोगों ने उसी दिन अपनी हंगर स्ट्राइक ब्रेक की थी। हमारे 23वां दिन था। हम बहुत चलने की स्थिति में नहीं थे। शाम होते होते पुलिस ने हमारा जो टेंट जहाँ लगा था वहाँ पर उन्होंने टीयर गैस शेल फायर की। वहाँ एकदम अफरा तफरी मच गई, स्टैम्पेड की सिचुएशन क्रिएट हो गई। उसके बाद लाठियाँ भांज करके उन लोगों ने वहाँ एकदम भगदड़ की स्थिति पैदा कर दी। तो किसी तरह से हम लोग भी वहाँ से रेस्क्यूड किए गए, बचाए गए। अब एक मेरा सवाल है कि जब ये सारी घटना हुई तो जितने भी हंगर स्ट्राइक वाले थे, तो क्या उन पर मारपीट का कुछ था ऐसा? नहीं, डायरेक्टली, चूंकि इतना भीड़ थी वहाँ पर, यहाँ इतने लोग थे कि पुलिस डायरेक्टली हमारे तक नहीं पहुँच पाई थी हमको मारने के लिए। लेकिन जो जहाँ तक थी वहाँ पर उन लोगों ने पहले टीयर गैस मारा, हमारे पास तक टीयर गैस की सेल आके गिरी, एकदम आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, और साथियों को जिनके ऊपर लाठियाँ चली, तो उस लाठियाँ चलने की वजह से वहाँ भगदड़ मच गई और लोग एकदम, हम जहाँ सो रहे थे वहाँ एकदम दौड़ने लगे। हमारे पीछे जो दीवार थी वो दीवार गिर गई, पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। हमारे एक साथी हंगर स्ट्राइक पे जो बैठे हुए थे, लोहे का ग्रिल था। हाँ, ग्रिल था। हम लोग साफ बचे, बाल बचे, अदरवाइज वो ग्रिल हमारे ऊपर गिरती तो शायद कहानी कुछ और होती। तो बाल बचे हम लोग वहाँ पे। हमारे साथी आमीन थे, वो बैठे ही थे कि एक ईंट का टुकड़ा आकर के उनके सर पे लगा। तो इस तरह की समस्याएं मतलब हम लोगों ने 20 तारीख को झेली। फिर वहाँ से किसी तरीके से हमारे सारे सामान दब गए, बैग दब गए, जूते चप्पल सब वहाँ दब गए। बिना जूते के, बिना चप्पल के हम लोग पीछे के दरवाजे से, जो गेट खुला था, वहाँ से हम लोग किसी तरह से निकल करके अपना फिर किसी तरीके से हम लोग एक सुरक्षित जगह पे पहुँचे। तो बाकी साथियों, हमारे बाकी जितने भी साथी थे उन सबको बहुत गहरी चोटें आई। पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी के सर पे लाठी मारी है, कपड़े फाड़े हैं। तो ये सब लोग था। अभिजीत वगैरह भी लोग रहे होंगे कहीं अपना, वो लोग भी कहीं डटे थे। देर शाम तक तो यही खबर आ रही थी कि लोग किसी न किसी मोर्चे पर लोग बने रहे। सौरभ जी और रांका जी जब जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने गए थे, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और उनके मोबाइल भी जब्त थे और एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें मोबाइल उनके पास दिख रहे थे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, ये तो है कि भाजपा सरकार ने जब उन लोगों को बुलाया तो बातचीत कम किया, है ना, और उलझाया ज़्यादा रखा। तो ये सब तो है, इनकी कोशिश शुरू से रही है। एक तरफ ये दिखावा कर रहे थे कि हम डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाठियाँ चला रहे थे, दूसरी तरफ टीयर गैस चला रहे थे, वाटर कैनन का प्रयोग कर रहे थे, पैलेट गन चला रहे थे, छलनी कर दे रहे थे शरीर से लोगों को। बाकी और सारी चीज़ें हैं, उसके संदर्भ में मुझे बहुत आइडिया नहीं, जानकारी नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं अभी मुझे ऐसा मालूम चला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन लोगों ने डायलॉग के नाम पे डायलॉग कम किया और उसके आड़ में लाठियाँ ज़्यादा भाजी। उन्होंने उसके आड़ में टीयर गैस चलाया, वाटर कैनन का प्रयोग किया, पैलेट गन चलाई। तो दिखावा ज़्यादा किए, डायलॉग कम किए और दमन ज़्यादा किए। अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो 20 तारीख की घटना के बाद जब पूरे देश ने ये सब वीडियो देखा और उसका काफ़ी विरोध किया, तो क्या उसके बाद प्रशासन की तरफ से आपका कुछ सहयोग मिला? नहीं, प्रशासन सहयोग क्या कर रहा है? प्रशासन सहयोग करने के बजाय उल्टा दमन कर रहा है। हमारे जगह जगह साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। इलाहाबाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई साथियों की गिरफ्तारी की सूचना अभी आ चुकी है। बार बार पुलिस हमको भी फ़ोन कर रही है, आप आइए, मिलिए, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो सहयोग तो छोड़ दीजिए, बल्कि एक तरीके से साफ सीधे धमकी है कि आपको भी सबक सिखा दिया जाएगा। बहुत हीरो बन रहे थे, बहुत नेता बन रहे थे। तो इस तरह का अप्रोच है प्रशासन का, बेहद शर्मनाक है।
अभी जब ये 25 तारीख को जब रिजाइग्नेशन का जब आप लोग को पता चला होगा, तो उस वक्त आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? और क्या सीजीपी के जितने भी टीम मेंबर थे और बाकी लोग भी थे, तो क्या उनसे किसी से भी आपकी बातचीत थी? जैसा कि मुझे पता है कि आप दिल्ली में उस वक्त नहीं थे, आप प्रयागराज प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे मुझे? जी, मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद आ गया था, यहाँ प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। और जैसा कि हम लोग सीजेपी से नहीं हैं, एक बात तो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, हम लोग आइसा से हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। सीजेपी का अपना काम करने का तौर तरीका अलग है। हम अपनी आइडेंटिटी के साथ हम दोनों साथ थे, इस इशू पर साथ थे, और ऐसे तमाम जो जन आंदोलन है उन आंदोलनों में हम लोग साथ रहेंगे। तो सीजेपी के साथ तो बहुत कोई डायलॉग नहीं हुआ, उन लोगों ने भी जश्न मनाया और हम लोगों ने भी उसको इसी रूप में महसूस किया कि जो सरकार के लोग कहते थे कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, तो वो लोग इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। तो ये छात्र आंदोलन की जीत थी, युवाओं के आगे सरकार को झुकना पड़ा। और अभी ये लड़ाई का एक हिस्सा था जिसको हम लोगों ने जीता है, अभी बड़ा हिस्सा बाकी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात बाकी है, एनडीए को ख़त्म करने की बात बाकी है, एनईपी जैसी शिक्षा विरोधी शिक्षा का बाजारीकरण करने वाली पॉलिसी को वापस किया जाना बाकी है। तो लड़ाई अभी लंबी है, चलेगी। अच्छा, जब आपने ये फैसला लिया था हंगर स्ट्राइक का, तो क्या आपके परिवार में किसी का कॉल आया था? उनका क्या कहना था इस बारे में? देखिए, बहुत लोग चिंतित थे। मैं तो ये कहा था कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन टालते टालते 35 डेज से ऊपर हो गया था। 23 दिन तक हंगर स्ट्राइक चली थी। अच्छा। तो मतलब ये किसी को नहीं था कि इतने लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो धीरे धीरे ये डेट बढ़ते गई। तो लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे, लोग खाना पीना भी छोड़ रखे थे। तो ये सब सारी समस्याएं, चिंताएं तो रहती ही रहेंगी। और जैसा कि आपको ये घटना आपके सामने हुई थी जब सोनम सर को उठा ले गए थे? जी हाँ, बिल्कुल मेरे सामने हुई थी। हम लोग सो रहे थे, उठे, नींद खुली तो मालूम चला कि शोर हो रहा है, पुलिस उठा के ले जा रही है। 30 सेकंड के अंदर में पुलिस के लोग आते हैं सादे ड्रेस में और किडनैप करके सोनम को लेके चले जाते हैं। उसी के बाद देश में बवाल, देश के लोग एकदम आक्रोशित हो जाते हैं। और उसी के बाद फिर देखिए कि दमन सरकार का बढ़ता है, 20 की लाठी चार्ज होती है, फिर उसके बाद सरकार को फिर पीछे हटना पड़ता है। इस पूरे जो आंदोलन जो चल रहा था, तो जो डेली नीड्स की जो दिनचर्या होती है, जैसे बहुत से चीज़ें होते हैं, बाथरूम व्यवस्था, खाना पीना, जो भी हम कह सकते हैं, पानी वानी, तो उस पर आप क्या कहोगे? कहाँ, जंतर मंतर पे? हाँ, वहाँ पे तो लोग सामूहिकता के साथ एक दूसरे का सहयोग करके सारा काम कर रहे थे। लोगों ने, किसी का मैनेजमेंट नहीं था, लोगों ने खुद अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई कोऑपरेशन नहीं था, बल्कि पानी की सप्लाई रोक दी जा रही थी और बहुत सी परेशानियां पैदा की जा रही थी। कहीं ना कहीं प्रशासन रोक लगा रही थी। बिल्कुल रोक लगा रहा था, लेकिन लोगों ने उससे आगे बढ़ करके मजबूती के साथ उसको वो किया था। ठीक है, बस अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक आखिरी सवाल है मेरा। अब मनीष जी का आगे क्या स्टेप होगा? अभी तो हम लोग देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, विश्वविद्यालयों पे बुलडोजर चल रहे हैं। रामपुर एक यूनिवर्सिटी है, 2006 की बनी हुई है, अब कह रहे हैं नक्शा नहीं है, वहाँ बुलडोजर चलाएंगे। तो ये जो लगातार डबल इंजन की सरकार बुलडोजर चला रही है शिक्षा पर, इसके खिलाफ नौजवानों को एकजुट किया जाएगा, एक इस तरह का बड़ा आंदोलन किया जाएगा ताकि शिक्षा को बचाया जा सके, रोजगार को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश के संविधान को बचाया जा सके। तो आगे हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि इस सरकार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा सके, निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके, इनको सत्ता से बाहर किया जाए, ताकि शिक्षा, रोजगार, संविधान, लोकतंत्र, सम्मान, सुरक्षा बची रहे। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतनी लंबी लड़ाई के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइग्नेशन दे ही दिया। अब देखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी।